नमस्कार दोस्तों, PSIR एडी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों सभी से पहले सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि ये चैनल ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। तो साथियों, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आई बेलकन जो है उसको भी पर्सनलाइज कर दें, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलते हैं साथियों, आज एक नवीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। अब सबसे पहले देखते हैं नागरिक समाज क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, नागरिक समाज के बारे में मैं सिंपल पहले बताता चलूंगा और आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, पहले बोर्ड के माध्यम से भी, फिर पीपीटी के माध्यम से भी। आपको तनाव नहीं लेना है, शांति बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना और अपना काम करते रहना। देखो साथियों, सबसे पहले नागरिक समाज है क्या। कहते हैं नागरिक समाज समाज या व्यवस्था का वह भाग है जो जनता से संबंधित है, सरकार से संबंधित नहीं है, जनता से संबंधित है। तो कहते हैं समाज का तीसरा क्षेत्र है। कहते हैं सिविल सोसाइटी इज द थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो थर्ड सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला सेक्टर माना जाता है गवर्नमेंट को, दूसरा सेक्टर जो माना जाता है बिजनेस को माना जाता है, तीसरा क्षेत्र जो वास्तव में जन कल्याण के लिए काम करता है, जनता के हितों के लिए काम करता है, वही सिविल सोसाइटी है। जो जनता से जनता को जोड़ने का काम करता है, जनता के अधिकारों के लिए कार्य करता है, जनता के उत्थान के लिए कार्य करता है, वही सिविल सोसाइटी है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तव में ये एक वॉलेंट्री ग्रुप रहता है। सिविल सोसाइटी सिंबल ऑफ द वॉलेंट्री ग्रुप। कुछ इसको स्कॉलर हैं इसे वॉलेंट्री ग्रुप के रूप में, स्वैच्छिक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि ये मानवीय गरिमा और विकास के लिए कार्य करता है। तो साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं क्या है सिविल सोसाइटी। सिविल समाज समाज का तीसरा क्षेत्र है। जो जनता के कल्याण व उत्थान का कार्य करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बेसिकली जनता के कल्याण और उत्थान के लिए कार्य करता है, ना कि स्वार्थ के लिए। फिर बेसिकली ध्यान रखना है कि ये वास्तव में एक स्वैच्छिक समूह है। क्या है कि सिविल समाज या सिविल सोसाइटी एक स्वैच्छिक समूह है जिसका आधार जनता का आपसी विश्वास या सामाजिक पूंजी है। यानी कि जनता के आपसी सहयोग विश्वास का प्रतीक है सिविल सोसाइटी। ठीक है, यह लोकतांत्रिक तरीके से समाज व जन उत्थान का कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वास्तव में ये नागरिक समाज का वह भाग है जो बेसिकली क्या कार्य करता है कि समाज के कल्याण उत्थान का काम करता है। लेकिन बेसिकली ये वॉलेंट्री ग्रुप है, अपनी इच्छा से समाज के उत्थान के लिए काम करता है, जो समाज की सेवा में तल्लीन रहता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके निर्माण का आधार भी सामाजिक पूंजी है, आपसी विश्वास है। तो कोई पूछे इसके निर्माण का आधार क्या है, इसके निर्माण का आधार भी आपसी विश्वास है, जनता का आपसी विश्वास।
सामाजिक पूंजी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी बातें हैं, जब तक आपको ये ध्यान नहीं रहेंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। तो वास्तव में कहते हैं कि ये सरकार और बेसिकली समाज की मध्यवर्ती संस्था है जो जनता के उत्थान के लिए कार्य करती है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि वास्तव में इसको मध्यवर्ती संस्था भी कहते हैं कि ये मिड वाली जो है इंस्टीट्यूशन है, ये मिडल इंस्टीट्यूशन है जो जनता और सरकार के बीच में कार्य करती है। तो कह सकते हैं सिविल सोसाइटी मिडिल इंस्टीट्यूशन एक मिडिल इंस्टीट्यूशन है, मिडिल संस्था है जो क्या करती है, सरकार, गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में संपर्क का कार्य करती है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है कि इसका काम है कि जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की मांगें जनता तक पहुंचाना। जैसे देखा जाए तो कई बार चर्चा करते हैं कि ये काम इसका सबसे महत्वपूर्ण है। तो मध्यवर्ती संस्था है कि ये कोई भी जनता की समस्या है उसके निदान के लिए सरकार पर दबाव डालती है और उसको पूरा करती है ताकि जनता का उत्थान हो सके, समाज का उत्थान हो सके। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पहले ध्यान रखना है। फिर अब साथियों हम चर्चा करते हैं कि नागरिक समाज की विशेषताएं क्या हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, नागरिक समाज की विशेषताएं, विशेषताएं भी देखते हैं। सारी चीजें देखनी है दोस्तों, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साइलेंट फीचर क्या क्या हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। क्या क्या विशेषता है, पहला तो मैंने कहा कि एक मध्यवर्ती संस्था है या तीसरा क्षेत्र है, वो तो आपको ध्यान रखना है। ये समाज व सरकार के मध्य की मध्यवर्ती संस्था है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि बेसिकली इसे समाज का तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं। समाज का तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं। समाज का तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई तीसरा क्षेत्र है। फिर आगे देखते हैं तो अगली चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो आपको सारी चीजें पता रहेंगी। ये एक स्वैच्छिक संगठन है। क्या है? एक स्वैच्छिक संगठन का प्रतीक है। देखा जाए तो वास्तव में एक वॉलेंट्री ग्रुप है। तो वास्तव में देखा जाए इतिहास में भी बहुत सारे मिलेंगे, भारतीय इतिहास में देखें और उसके देखें जो जितने भी वास्तव में जो एनजीओ टाइप रहते हैं सारे इसी का प्रतीक हैं। जो एनजीओ वगैरह सामाजिक संगठन सब इसी का प्रतीक हैं। मैं भारत में उदाहरण दूं तो आपको भारत में भी पीयूसी का नाम सुना होगा, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, MKSS। ये जो भी जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जिनका वास्तव में कोई स्वार्थ नहीं है, जनहित में कार्य करते हैं, चाहे PIL का कार्य क्यों ना करें, वो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के निर्माण में ही लीन होते हैं या इट इज द पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। वो सब कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साथियों आगे ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति को साध्य मानते हैं। व्यक्ति को क्या मानते हैं? एंड मानते हैं। इनका मेन लक्ष्य व्यक्ति की समस्याओं का निदान करना है, व्यक्ति का कल्याण करना है। ठीक है ना? ये बेसिकली क्या है? शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। सिविल सोसाइटी का काम क्या है? शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना,
जैसे देखा जाए हमारे यहाँ चिपको आंदोलन चला, एपीको आंदोलन चला, तो बेसिकली उनका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हों और पर्यावरण संरक्षण का काम हो या सामाजिक समस्याओं सबका निदान सरकार समय पर करे। तो इस प्रकार से देखें तो इनका उद्देश्य शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है, यानी कि शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखें ये किस पर ज्यादा ध्यान देती है, बंधुता पर। ये भाईचारे की भावना, बंधुता और कहीं ना कहीं बंधुता, कर्तव्य पालन, पर अधिक बल देती है। अब मैं साथियों, आप जानते भी हैं ऐसी कौन सी विचारधारा है जो फर्टेनिटी पर या ड्यूटी पर अधिक बल देती है, तो वो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैं अगले पॉइंट में भी लिख देता हूं। समुदायवादी, कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद। विचारधारा वर्तमान में इस पर अधिक बल देती है। तो वास्तव में देखा जाए वर्तमान में इस पर समुदायवादी विचारधारा का अधिक बल देती है। तो इससे जुड़े हुए विद्वान भी आपको समुदायवादी पता है, बल देती है। इससे जुड़े विद्वान कौन कौन से हैं, आपको सबका नाम भी ध्यान है, कुछ का नाम तो बता सकते हैं जो समुदायवाद से जुड़े हुए हैं। बेंजामिन बार्बर, नाम सुना है, रॉबर्ट पुटनम, फरीद जकारिया, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो कहीं ना कहीं इसका गहन विश्लेषण करते हैं। समुदायवादी विचारधारा के विद्वान ही इससे बहुत, चार्ल्स टेलर भी जुड़े हुए हैं समुदायवाद से, तो बहुत सारे विद्वान हैं, माइकल वाल्जर भी जुड़े हुए हैं, तो आप उनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बेसिकली जो है सिविल सोसाइटी का अध्ययन करने में विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो विद्वान मैंने लिखे हैं ये तो वास्तव में गहन अध्ययन करते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो साथियों ये जो छोटी छोटी बातें हैं तो आपको सारी ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कि ये तो सारा हमने पढ़ लिया। अब बेसिकली नव सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। आज जो नव सामाजिक आंदोलन है, तो नव सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, तो संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पर बल देते हैं नव सामाजिक आंदोलन। जैसे पर्यावरण आंदोलन, निशस्त्रीकरण आंदोलन, सूचना अधिकार आंदोलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन, ये सब के सब कहीं ना कहीं तो बेसिकली इस पर ध्यान देते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये सब छोटी बातें आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से आगे कर लेंगे। अब आगे ध्यान रखते हैं कि बेसिकली और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बेसिकली देखा जाए
तो देखा जाए तो अरस्तु का यूडिमोनिया, प्लेटो का जो वास्तव में गुड सोसाइटी, सब कहीं ना कहीं नागरिक समाज का ही प्रतीक था। जो यूडिमोनिया, जो इसका लक्ष्य है, कोइनोनिया की बात करना, यूडिमोनिया, सब इसके समकक्ष हैं। इतिहास में जाए, राजनीतिक इतिहास में जाए तो बेसिकली देखा जाए तो वही बातें कहीं ना कहीं व्यक्त करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, प्लेटो की गुड सोसाइटी, अरस्तु का यूडोमोनिया की अवधारणा, इसी के अनुरूप इसी के अनुरूप है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है, अब हम पढ़ेंगे नागरिक समाज का विकास कैसे हुआ, अवधारणा का धीरे धीरे ध्यान रखना है। कि मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में ये नहीं एक नागरिक समाज है आधुनिक अवधारणा, लेकिन इसके प्रतीक चिन्ह हमें इतिहास में भी मिलते हैं। अगर हम प्लेटो की गुड सोसाइटी देखें, प्लेटो से भी पहले देखें कि सुकरात ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति की बात की थी और कहा था विचार व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आदर्श समाज या बेसिकली सिविल सोसाइटी के लक्षणों के अनुरूप ही है। उसके बाद प्लेटो ने अपने न्याययुक्त आदर्श राज्य में जो गुड सोसाइटी की बात की, अरिस्टोटल ने यूडिमोनिया की, कोइनोनिया की बात की, कम्युनिटी की बात की, वो भी कहीं ना कहीं नागरिक समाज का ही प्रतीक है। आगे चलते हैं, सिसरो आते हैं, तो सिसरो भी बेसिकली क्या है कि गुड सोसाइटी की बात करते हैं, तो वो भी इसी के अनुरूप है। सिसरो के बाद जो सामाजिक समझौतावादी विद्वान आए, चाहे वास्तव में होब्स, लोक, रूसो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के लक्षणों को अपनाया। यहाँ तक कि जॉन लोक तो सिविल सोसाइटी शब्द का ही सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं, और उन्होंने बताया कि सिविल सोसाइटी में ज्यादातर बल किस पर दिया, कि बेसिकली उन्होंने दिया नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स। उन्होंने बेसिकली उसमें प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी पता रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। अब देखते हैं नागरिक समाज की अवधारणा का विकास। नागरिक समाज की अवधारणा का विकास। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसका जो विकास है कहीं ना कहीं प्राचीन यूनानी काल से इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी से विकास नहीं है कि सने सने विकास हुआ है। पहले देखते हैं कि बेसिकली यूनानी काल में आते हैं तो बेसिकली इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसमें पहलू देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वो चर्चा करते हैं। बेसिकली जो सुकरात ने जो बात की थी सबसे पहले यूनानी काल में, सुकरात ने भी बेसिकली कहा था कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, डायलेक्टिक मेथड के माध्यम से, कि बेसिकली जिस समाज में विचार विमर्श की छूट रहती है, न्याय पर बल दिया जाता है, जस्टिस पर ध्यान दिया जाता है, वही सोसाइटी आइडियल सोसाइटी है। तो इन्होंने आइडियल सोसाइटी का आधार क्या माना था, जस्टिस माना था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो सुकरात है, तो सेक्रेट है, तो वो बेसिकली ऐसी बातें करता है। तो सुकरात ने भी डायलेक्टिकल मेथड के माध्यम से जस्टिस पर आधारित सोसाइटी को ही बेस्ट सोसाइटी माना था। अब उसके बाद करते हैं कि वास्तव में प्लेटो की, कि प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो ने जस्ट सोसाइटी की बात की थी। उसने अपने जो न्याययुक्त आदर्श राज्य दिया था अपने आइडियल स्टेट में, इसकी बात की थी, आइडियल स्टेट में। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये भी जस्ट सोसाइटी के अंदर भी वही लक्षण देखने को मिलते हैं जो आज नागरिक समाज में देखने को मिलते हैं। तो आइडियल स्टेट में उसने जस्ट सोसाइटी पर बल दिया था। उसके बाद साथियों चलते हैं अरस्तु पर। तो अरस्तु जी महोदय क्या कहते हैं, यूनानी विचारक में अरस्तु, अरिस्टोटल
तो ये क्या कहते हैं अरिस्टोटल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरिस्टोटल महोदय कहते हैं कि बेसिकली यूडिमोनिया की बात करते हैं। किसकी करते हैं? यूडोमोनिया, गुडमैन, गुड स्पिरिट की बात करते हैं। कहते हैं जब जिसमें अच्छा इंसान, अच्छी आत्मा जिसके अंदर रहे, वही कहीं ना कहीं समाज सबसे बेहतर रहता है। यानी कि जिसमें यूडोमोनिया का लक्षण मिले, अच्छाई का लक्षण मिले, अच्छे व्यक्तियों से मिलकर जो बने, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करें, पूरे समाज के उत्थान के लिए कार्य करें, जब ऐसे समाज का निर्माण होगा तो उन्होंने वास्तव में यूडोमोनिया पर आधारित एक समाज की परिकल्पना भी की थी, जिसे कोइनोनिया कहते हैं। उन्होंने समुदाय के लिए बेसिकली कोइनोनिया शब्द, यूनानी शब्द का प्रयोग भी किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वास्तव में देखा जाए तो नागरिक समाज पर चर्चा कहीं ना कहीं ग्रीक काल में भी लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथियों आते हैं हम रोमन काल में। रोमन काल में आए तो सिसरो महोदय ऐसी बातें करते हैं। सिसरो, तो सिसरो ने ऐसी बातें की हैं। तो सिसरो का भी आपको पता रहना चाहिए कि सिसरो ने भी क्या है, गुड सोसाइटी की बात की है। किसकी बात की है? गुड सोसाइटी की। तो सिसरो गुड सोसाइटी की बात करते हैं। तो बेसिकली सिसरो ने भी गुड सोसाइटी पर बल दिया। गुड सोसाइटी पर बल दिया। तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं वही हैं जो बेसिकली कहे जाते हैं। तो रोमन काल में सिसरो भी कहता है कि नैतिकता पर आधारित समाज होना चाहिए। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक कानून को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। तो सिसरो महोदय भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी बातें करते हैं। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि अगले कौन से विचारक हैं। मध्ययुगीन राज्य में देखें, मिडेवल एज में देखें तो बेसिकली मध्ययुगीन राज्य में भी वेस्टफीलिया संधि के बाद जो राज्यों का उद्भव हुआ, वेस्टफीलिया संधि के बाद उद्भवित राज्यों ने भी जनता के अधिकारों पर बल दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों आगे चलते हैं तो आगे देखें तो और आपको मैं बता देता हूं, आगे भी आपको छोटा छोटा ध्यान रहना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो आगे क्या जो है इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आपको पता रहनी चाहिए कि आगे आधुनिक युग में देखें तो ज्ञानोदय काल में, इनलाइटमेंट काल में, कि वास्तव में आधुनिक युग में तो 18वीं शताब्दी में जब ज्ञानोदय आया, इनलाइटमेंट का आंदोलन का उदय हुआ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जन कल्याण की बातें हुई, मानव उत्थान की बातें हुई, नैतिकता की बातें हुई। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आधुनिक युग में ज्ञानोदय आंदोलन का भी एक प्रमुख हिस्सा वही है जो नागरिक समाज आज जिन बातों पर बल दे रहा है, उन्हीं बातों पर कहीं ना कहीं इन्होंने भी बल दिया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि बेसिकली ज्ञानोदय काल में भी ये सारी बातें होती रही हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं कि वास्तव में कि सामाजिक समझौता वाले विद्वान क्या कहते हैं, तो वो भी ध्यान रखते हैं कि सामाजिक समझौता वाले विद्वान जो वास्तव में इन्होंने भी कहीं ना कहीं
सामाजिक समझौते का मतलब है, जो कहते हैं राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है, कि वास्तव में जनता ने एकत्रित होकर समझौता किया और उसी से राज्य का उद्भव हुआ। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं राज्य को साधन मानते हैं, व्यक्ति को साध्य मानते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक ने ही सबसे पहले सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया था। प्रयोग किया था और उन्होंने सिविल सोसाइटी को राज्य के समान माना था। लोक ने सिविल सोसाइटी को राज्य के समतुल्य माना। आगे साथियों देखें तो इन्होंने सिविल सोसाइटी में किस पर ज्यादा बल दिया लोक ने, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया सिविल सोसाइटी के लिए। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई तो वो बेसिकली था नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून यानी कि नैतिकता के नियम, और नेचुरल राइट्स। उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की भी चर्चा की थी, जिन्हें हम कहते हैं LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इन्होंने 3 अधिकारों की भी बात की कि व्यक्ति को जन्म से ही 3 अधिकार प्राप्त हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि साथियों इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसके अंदर नेचुरल लॉ होना चाहिए, नैतिकता के नियम संचालित होने चाहिए। सिविल सोसाइटी का आधार भी नैतिकता है। आज देखा जाए ये लक्षण कहीं ना कहीं लोक ने पहले ही बता दिए थे। स्थापना नहीं हो चाहे, लेकिन इसके आदर्श क्या हो वो लोक के विचारों में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं अगले जो विचारक हैं हीगल, हेगेल, या हेगल क्या कहते हैं वो भी हम चर्चा करते हैं। हेगेल जो है ये जॉन लॉक के विचारों की आलोचना करते हैं। ये जॉन लॉक के विचारों की आलोचना करते हैं। तो हेगल का काम है आलोचना करना, तो हेगल तो आलोचना करेंगे। तो हेगल क्या आलोचना करते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हेगल कहते हैं कि बेसिकली जॉन लॉक क्या करता है, नागरिक समाज को ही राज्य मान लेता है, जबकि देखा जाए राज्य तो नागरिक समाज की अगली अवस्था है। यानी कि वो नागरिक समाज को सिंपल एक स्वार्थ पर आधारित समाज मानता है हेगेल। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। मैं चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश भी करता हूं आपको कि हेगेल ने क्या कहा। हेगेल ने कहा कि वास्तव में राज्य का विकास ऐसे हुआ है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, संश्लेषण, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने ऐसे बेसिकली बातें की थी। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये संवाद आएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली दोनों के लक्षण। तो वाद में उसने शामिल किया परिवार को। किसको शामिल किया? परिवार को। दोस्तों परिवार के बारे में उसने कहा कि परिवार जो है वो परार्थ पर आधारित है, लेकिन इसका क्षेत्र क्या है? छोटा है। इसमें इसने शामिल किया। प्रतिवाद में उसने नागरिक समाज को शामिल किया, सिविल सोसाइटी को, और कहा कि ये स्वार्थ पर आधारित है लेकिन इसका क्षेत्र बड़ा है। नागरिक समाज किस पर आधारित है? स्वार्थ पर, लेकिन इसका क्षेत्र क्या है? बड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो संवाद में उसने राज्य को शामिल किया और कहा राज्य के बारे में कि राज्य का क्षेत्र बड़ा है और ये परार्थ पर आधारित है। किस पर आधारित है? परार्थ पर।
इस प्रकार से देखा जाए तो हेगेल नागरिक समाज को कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस वाली चीजें बताता है, स्वार्थ पर आधारित बताता है। ये एक कहीं ना कहीं जो है कि वास्तव में नागरिक समाज के लोग के विचारों की आलोचना भी कर देता है। कहता है नागरिक समाज और राज्य अलग अलग हैं। वास्तव में लोक ने समतुल्य ही मान लिया था। तो ये देखा जाए कि अगल की जो हीगल है, हीगल ने इसको सिंपल प्राइवेट सेक्टर माना, एक तरीके से देखें तो बिजनेस सेक्टर से इसकी तुलना कर दी। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हेगल ने इस प्रकार से विश्लेषण किया और नागरिक समाज और राज्य को अलग अलग बताया कि नागरिक समाज तो स्वार्थ पर आधारित है, यानी कि आज के बिजनेस समाज की बात करें तो वो, तो देखा जाए तो इनके विचार फ्रांसीस फुकुयामा से मिलते हैं। तो फ्रांसीस फुकुयामा भी एमएनसी कंपनीज को क्या मान लेते हैं, इनके जो विचार हैं फ्रांसीस फुकुयामा के समान है। हेगल के विचार फ्रांसीस फुकुयामा के समान है। फुकुयामा के समान है। इनका कहना है कि बेसिकली जो एमएनसीज हैं वही सिविल सोसाइटी के तुल्य हैं। एमएनसी ही सिविल सोसाइटी के तुल्य है। इनका क्या कहना है कि एमएनसी सिविल सोसाइटी के समान। ये बेसिकली फ्रांसीस फुकुयामा ने ऐसे विचार व्यक्त किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं देखा जाए हेगेल और फ्रांसीस फुकुयामा के विचारों में साम्यता देखने को मिलती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे जो चीजें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए कि बेसिकली आगे जो चीजें रहेंगी तो आपको पता, तो कहीं ना कहीं आप सारी चीजें ध्यान में रखेंगे कि आगे वाली चीजों में क्या पता करना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले विचारों को, एंटोनियो ग्राम्स्की को। एंटोनियो ग्राम्स्की कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से प्रभावित थे। मार्क्स ने भी देखा जाए समाज की चर्चा की और समाज में आधार और रचना दो भागों में बांटा, लेकिन मार्क्स आधार को ही महत्वपूर्ण मानता रहे। उन्होंने कहीं ना कहीं अधिरचना की बारे में ना तो विश्लेषण किया, लेकिन उनमें समाज को कहीं ना कहीं नागरिक समाज को देखा जाए तो अधिरचना का भाग मानकर छोड़ दिया, लेकिन वर्गीकृत नहीं कर पाए। वास्तव में सही जो वास्तव में नागरिक समाज शब्द की व्याख्या करते हैं आधुनिक युग में, उनका नाम आता है तो वह है एंटोनियो ग्राम्स्की। तो आपको एंटोनियो ग्राम्स्की के बारे में पता रहना चाहिए कि एंटोनियो ग्राम्स्की क्या कहते हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की ये नव मार्क्सवादी विचारक हैं एंटोनियो ग्राम्स्की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नव मार्क्सवादी इटालियन विचारक जो सिविल सोसाइटी नागरिक समाज का आधुनिक युग में स्पष्ट और गहन विश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने एंटोनियो ग्राम्स्की ने मार्क्सवाद में क्या परिवर्तन किया और नागरिक समाज का प्रयोग किस प्रकार से किया। तो अब साथियों चला चर्चा करते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एंटोनियो ग्राम्स्की मार्क्स से आगे बढ़ते हैं और समाज को दो भागों में मार्क्स ने बांटा था, ये उसको और आगे बढ़ देते हैं।
सोसाइटी को मार्क्स ने बांटा था दो भागों में, आधार और अधिरचना। अंग्रेजी में कहते हैं आधार को बेस और सुपर स्ट्रक्चर अधिरचना। अब बेसिकली जो मार्क्स है वो तो आधार को, अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है। आधार में शामिल भी अर्थव्यवस्था को करते हैं। किसको करते हैं? अर्थव्यवस्था को, उत्पादन प्रणाली को शामिल करते हैं और इसी को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। उत्पादन प्रणाली, अर्थव्यवस्था को शामिल करते हैं और कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण यही है। जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो अधिरचना में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अधिरचना में वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था को शामिल करते हैं और कहते हैं बस इसमें बदलना है आपको, जो बदलना है। भाई कई लोग कहते हैं नौकरी से क्रांति हो जाती है, उसी श्रेणी में आते हैं, बस हमारी तो नौकरी लग गई है, आईएएस बन गए हैं, अब सब कुछ आ गया। लेकिन देखा जाए सब कुछ नहीं आता है साथियों। कई लोग आईएएस भी बन जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी समाज से अलगाव वाले रहते हैं। वृद्धावस्था में जब उनकी मृत्यु होती है तो वास्तव में देखा जाए दो व्यक्ति भी रोने के लिए नहीं जाते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये उत्पादन प्रणाली से, अर्थव्यवस्था मात्र से, परिवर्तन से समाज नहीं बदलता है। तो यही बात कहीं ना कहीं ग्राम्स्की को समझ आती है और ग्राम्स्की अधिरचना को महत्व देते हैं। इसलिए ग्राम्स्की को संरचनावादी विचारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अधिरचना पर बल देते हैं उन्हें संरचनावादी विचारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनावादी। तो ग्राम्स्की और लुई अल्थुजर इसी श्रेणी में आते हैं। ग्राम्स्की भी इसी श्रेणी में आएंगे और लुई अल्थुजर भी इसी श्रेणी में आएंगे। अब आपसे पूछे ऐसा कौन से नव मार्क्सवादी हैं कि जो बेसिकली कहीं ना कहीं नागरिक समाज का गहन अध्ययन करते हैं, तो उसमें ग्राम्स्की के साथ लुई अल्थुजर भी है। लेकिन ग्राम्स्की ने पहली बार विश्लेषण किया, इसलिए ग्राम्स्की अधिक महत्वपूर्ण है। अधिरचना को ग्राम्स्की पुनः दो भागों में बांटते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अधिरचना को दो भागों में पुनः बांटते हैं ग्राम्स्की। पहला, वेत्तामूलक संरचना, लेजिटिमेस स्ट्रक्चर। दूसरा, बल प्रयोग मूलक फोर्सेस स्ट्रक्चर। इसमें शामिल क्या करते हैं वेत्तामूलक संरचना में ग्राम्स्की, यह आपको ध्यान में रखना है। वेत्तामूलक संरचना में वो करते हैं परिवार, शिक्षण संस्थान, मीडिया वगैरह सब इसी में शामिल करते हैं। जबकि बल प्रयोग मूलक संरचना में वो शामिल क्या करते हैं? बल प्रयोग मूलक संरचना में वो शामिल करते हैं राज्य, सेना, पुलिस, तो ये सब इसके इधर की शामिल करते हैं। अब ग्राम्स्की कहते हैं जो वेत्तामूलक संरचना है यही सिविल सोसाइटी है। यानी कि जो परिवार, शिक्षण संस्थान, मीडिया, जो हमारे धार्मिक संस्थान, ऐसे जो संस्थान हैं वही कहीं ना कहीं मिलकर नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्राम्स्की ने इसी को नागरिक समाज माना, सिविल सोसाइटी माना। क्या माना? सिविल सोसाइटी। तो ग्राम्स्की के शब्दों में यही सिविल सोसाइटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्राम्स्की इसी को सिविल सोसाइटी कहता है, वेत्तामूलक संरचना को। यानी कि उसका कहना है कि नागरिक समाज का निर्माण परिवार, शिक्षण संस्थान, मीडिया, धार्मिक संस्थान, ऐसी जितने भी संस्थान हैं उन सब से मिलकर होता है। बल प्रयोग मूलक संरचनाओं की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। वो कहते भी हैं कि समाज के जो विकास में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फिर आगे वो प्राधान्य की अवधारणा देते हैं, हेजेमनी की। कहते हैं जो आज पूंजीवाद में पूंजीपति अपने शासन को बनाए रखे हुए है, इसका कारण है वह नागरिक समाज में कहीं ना कहीं अपना प्राधान्य, हेजेमनी स्थापित कर देता है। यानी कि जनता में वह मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं स्थापित कर देता है जो उसके शासन को बनाए रखना है। इसलिए हमें नागरिक समाज में क्या करना चाहिए? वो कहते हैं नागरिक समाज में, सिविल सोसाइटी में हमें प्रति प्राधान्य समाजवादी मूल्य स्थापित करने चाहिए। प्रति प्राधान्य। तो एंटी हेजेमनी की बात करते हैं। तो एंटी हेजेमनी कैसे स्थापित होगी वो भी वो बताते हैं। कहते हैं एंटी हेजेमनी
स्थापित करनी होगी, यानी कि इसमें समाजवादी मूल्य स्थापित करने होंगे। तो प्रति प्राधान्य क्या है कि वास्तव में पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादी मूल्य स्थापित करना। इसका मतलब क्या है, पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादी मूल्य। तो ये आपको समझ आना चाहिए भाई, एंटी हेजेमनी का अर्थ भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो कहते हैं इसमें प्रति प्राधान्य स्थापित करना होगा, किस पर, नागरिक समाज में समाजवादी मूल्य लाने होंगे, तभी कहीं ना कहीं समाजवाद की वास्तविक स्थापना होगी। केवल अर्थव्यवस्था में क्रांति करने से समाजवाद नहीं स्थापित होगा। फिर वो कहते हैं कि वास्तव में प्रति प्राधान्य आएगा कैसे, कहते हैं प्रति प्राधान्य आएगा निष्क्रिय क्रांति से। किससे आएगा, निष्क्रिय क्रांति से, पैसिव रेवोल्यूशन से। तो यहां पर निष्क्रिय क्रांति करनी होगी, वैचारिक क्रांति करनी होगी, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन करनी होगी। कैसी करनी होगी, आइडियोलॉजिकल। ये आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कहते हैं इसका काम तब चलेगा जब इसका नेतृत्व किसको सौंपेंगे, तो कहता है जनता से जुड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा कार्य करेंगे। क्योंकि जो सरकार से जुड़े हुआ आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो सरकार का ही समर्थन करेगा, परंपरागत बुद्धिजीवी आधुनिक मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। कौन करेगा, जनता से। तो सरकारी नहीं करेगा। सरकारी तंत्र का जो हिस्सा बना हुआ है आईएएस आरएएस, वो कभी कहते हैं प्रति प्राधान्य स्थापित नहीं करना है, वो तो सरकार का ही भाग है। इसलिए बेसिकली जो निष्क्रिय क्रांति होगी, जो वास्तव में इनएक्टिव रेवोल्यूशन होगी, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगी, उसका जो लीडरशिप का कार्य करेगा वो कौन करेगा कि वास्तव में जन लीडर करेगा, पीपल लीडर करेगा। तो ये बेसिकली कहते हैं कि बेसिकली सरकार से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग नहीं करेगा, कि जो पीपल इंटेलेक्चुअल वर्ग होगा, जो एलिट वर्ग होगा, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व होगा। तो बेसिकली उसे नाम भी देते हैं मॉडर्न प्रिंस। तो कहीं ना कहीं जो है मॉडर्न प्रिंस में वो उन्हीं को शामिल करते हैं, जनता से जुड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग को। तो आपको साथियों ग्राम्स्की की अवधारणा समझ होगी। ग्राम्स्की ने नागरिक समाज को वेदता मूलक संरचना कहा और इसमें परिवार, शिक्षण संस्थान, मीडिया, धार्मिक संस्थान को शामिल किया और कहता है यहीं पर हमें समाजवादी मूल्य स्थापित करने होंगे, तभी सच्चा समाजवाद होगा। खाली आधार में अर्थव्यवस्था में क्रांति करने से समाजवाद नहीं आएगा। इस प्रकार उसने मार्क्स में आधारभूत परिवर्तन करते हुए सिविल सोसाइटी की अवधारणा विकसित की। आगे साथियों हम आगे एक और नव मार्क्सवादी के विचार पढ़ना पसंद करेंगे, वो है यूर्जेन हेबरमास। तो यूर्जेन हेबरमास के विचार भी आपको पता रहने चाहिए। तो यूर्जेन हेबरमास के विचार क्या हैं वो भी देखते हैं साथियों। अगले जो नव मार्क्सवादी विचार है यूर्जेन हेबरमास, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यूर्जेन हेबरमास। साथियों कई बार हिंदी में मिस्टेक होता है तो अंग्रेजी का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूं, आपको परेशानी नहीं हो। हेबरमास, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूर्जेन हेबरमास जो हैं ये क्या कहते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यूर्जेन हेबरमास, यूर्जेन हेबरमास, तो आपको क्लियर होना चाहिए। यूर्जेन हेबरमास जो है बेसिकली ये भी कैसे विचारक हैं, नव मार्क्सवादी विचारक, ये भी नव मार्क्सवादी विचारक है, यानी कि ये भी युवा मार्क्स से प्रभावित हैं, तरुण मार्क्स से प्रभावित हैं। ये भी बेसिकली कहते हैं कि सभी प्रकार के शोषण का अंत होना चाहिए। तो आप जानते हैं नव मार्क्सवाद वास्तव में समाजवाद की ऐसी शाखा है जो कहीं ना कहीं बौद्धिक माध्यम से, वैचारिक माध्यम से कहीं ना कहीं क्रांति लाना, समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। जो कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना जो होगी वो कहीं ना कहीं कैसे होगी कि बौद्धिक क्रांति से, बौद्धिक बदलाव से होगी। तो ये नव मार्क्सवादी के तरीके से ये भी कहते हैं कि हमें बौद्धिक बदलाव लाना होगा, तभी कहीं ना कहीं सच्चा समाजवाद आएगा। तो नव मार्क्सवादी कहीं ना कहीं एकाकीपन के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। कहते हैं पूंजीवाद में चारों तरफ अलगाव हो रहा है,
कि सबसे पहले तो पर्यावरण से लगाओ, फिर साथियों से लगाओ, फिर कहीं ना कहीं कि अपना कि स्वयं से लगाओ। भाई उत्पादन प्रणाली से भी लगाव है, पर्यावरण से भी लगाव है, साथियों से भी लगाव है और स्वयं से भी लगाव हो रहा है। तो कहते हैं कि एलिनेशन हर तरफ पूंजीवाद में दिखाई दे रहा है। जब तक इस एलिनेशन का अंत नहीं होगा, मानव की मुक्ति संभव नहीं है। तो नव मार्क्सवादी एक विचारक यूर्जेन हेबरमास भी हैं। हेबरमास बेसिकली जो है नागरिक समाज को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। यह है नागरिक समाज को क्या कहते हैं? नागरिक समाज को सार्वजनिक क्षेत्र की संज्ञा देते हैं, पब्लिक स्फीयर। ये बात ध्यान रखना है, इन्होंने नागरिक समाज को क्या कहा? पब्लिक स्फीयर कहा, सार्वजनिक क्षेत्र कहा। ये भी आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। अब आगे देखते हैं साथियों कि अगली बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात भी मैं बता देता हूं आपको, छोटी छोटी बातें, कि बेसिकली ये क्या कहते हैं कि अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक में कहते हैं द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। तो उसमें क्या 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 विचार करते हैं, इनकी मेन फेमस बुक कौन सी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक है द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। इस किताब में 1962 में लिखी थी। इस किताब में ये कहते हैं कि आज बाजारवाद और नौकरशाही यानी कि मार्केटिज्म वाली जो थ्योरी हुई है और नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के कारण नागरिक समाज का पतन हो रहा है। पतन हो रहा है। तो कहते हैं कि वास्तव में नागरिक समाज का सार्वजनिक क्षेत्र का उत्थान कैसे होगा? तो हेबरमास कहते हैं, हेबरमास के अनुसार जब हम निम्न 3 बातों पर बल देंगे, तो नागरिक समाज का उत्थान होगा। और विमर्शी लोकतंत्र भी मजबूत होगा। इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र का भी समर्थन किया था, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात की थी। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहला कि हमें आलोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा समाज में। भाई शोषण कौन कर रहा है ये पता ही नहीं। आज हमारे एक्सप्लोटेशन का मेन कारण क्या है ये पता ही नहीं। हमें ऐतिहासिक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, अनुभवकीय ज्ञान है, लेकिन हमें आज ये पता नहीं चल रहा कि हमारा शोषण क्यों हो रहा है। तो कहते हैं सबसे पहले जो है कि हमें जो ज्ञान है, क्रिटिकल नॉलेज, वो जानकारी अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट मानते हैं विवेचनात्मक ज्ञान को। कहते हैं जनता में अधिक से अधिक विवेचनात्मक ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, क्रिटिकल नॉलेज।
ये क्रिटिकल नॉलेज क्या है कि जिसमें बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानकारी हो, शोषण के बारे में जानकारी। तो इसमें क्या है, ध्यान दिया जाता है कि शोषण का कारण, शोषण कारण निवारण के बारे में जानकारी। आज कोई बताता नहीं शोषण क्यों हो रहा है, बस छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हैं। हम दूध वाले से लड़ते हैं कि जब वो 25 पैसे फालतू ले लेता है, 50 पैसे, लेकिन अपने टैक्स बैंक खातों में से पैसे यूं ही कटवा लेते हैं, बिना मतलब इतना पैसे का नुकसान कर लेते हैं। हर जगह हमारा शोषण हो रहा है। हम उल्टी सीधी सर्विसें कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कहीं ना कहीं खुद काम ना करके दूसरे पर निर्भरता जो बढ़ा ली है। तो ये सारा विवेचनात्मक ज्ञान, मूल शोषण का ज्ञान क्या है वो समझना चाहिए। आज देखा जाए तो हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं एक तरफा लाया जा रहा है। हमें प्राइवेटाइजेशन बताया जा रहा है कि प्रगति का रास्ता बताया जा रहा है, सहयोग का रास्ता नहीं। बस पैसा पैसा पैसा। क्या पैसे से ही ज्ञान होता है कि पैसे होने से क्या सुरक्षा मिल जाएगी? तो ये पूरा विवेचनात्मक ज्ञान जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं वही कहीं ना कहीं हमारा शोषण भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक निश्चित ढांचे में डाल रहे हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता नष्ट कर रहे हैं। ऐसा बेसिकली हेबरमास ने कहा, इसलिए कहा कि हमें शोषण के कारण और निवारण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि बात कही, उदारक हित पता रहना चाहिए। उदारक हित का मतलब है इमांसिपेशन इंटरेस्ट, यानी कि जो सबके इंटरेस्ट पर बल दे, सिर्फ स्वार्थ की बातें ना करें, सिर्फ स्वार्थ की बातें ना करें। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है। अगर स्वार्थ की बातें करेंगे तो फिर तो काम नहीं कर चलेगा। तो हमें प्रार्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? प्रार्थ पर। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रार्थ पर ध्यान दें। किस पर ध्यान दें? प्रार्थ पर, संपूर्ण समाज के उत्थान पर। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि हमें कि इन चीजों पर ध्यान देंगे तब कहीं ना कहीं मानव समाज का उत्थान होगा। तीसरा क्या है कि हम आज क्या कर रहे हैं कि भाषा और सत्ता प्राप्त करने, अपने हितों की प्राप्ति के लिए या तो मीठा बोल रहे हैं वैश्वीकरण में, जी सर, हेलो सर। दूसरा कि बेसिकली सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, भाई सत्ता आ जाएगी हमारे पास, पावर आ जाएगी तो हमारे हित पूरे हो जाएंगे। कहता है ये दोनों ही रास्ते उचित नहीं है। हितों की प्राप्ति का सबसे बड़ा रास्ता है क्रियाकलाप, कर्म करो। जैसे हम पेपर की तरफ देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं मेरी तो इतनी जान पहचान है, मैं पेपर ही ले आऊंगा। दूसरा, मैं मीठा बोल के ले आऊंगा, मैं तो कहीं आरपीएससी में जाकर किसी से ऐसे बात करूंगा पेपर आ जाएगा। लेकिन साथियों, पेपर आ जाने से, उसको टीप के पास होने से कोई ज्ञान नहीं है। या हम आईएएस में ऐसे नकल कर लेंगे, आरएएस में नकल कर लेंगे, पीसीएस में नकल कर लेंगे, उससे विकास नहीं होता। विकास होता है जब मेहनत करके बनेंगे, तो वही कहीं ना कहीं अच्छा आईएएस बनेगा, वही अच्छा एसडीएम बनेगा, वही अच्छा प्रोफेसर बनेगा। इसलिए तीसरी चीज उन्होंने बिलीव दिया वो है क्रियाकलाप। तो एक्शन में बिलीव करो, पढ़ने में विश्वास करो, ज्ञान प्राप्त करने में विश्वास करो। अगर आपको कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बनना है तो ये बेसिकली ध्यान रखना। तो इन्होंने एक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया कि वास्तव में उदारक हित की प्राप्ति तब होगी जब क्रियाकलाप। उदारक हित से हमें, विवेचनात्मक ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हमारा सबका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, और जब हमें कॉमन इंटरेस्ट उदारक हित पता चल जाएगा तो उसे हमें क्रियाकलाप के माध्यम से पूर्ति करनी होगी। तो ये सारी बातें इन्होंने कही, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगली बात भी ध्यान रखते हैं कि यूर्जेन हेबरमास के बाद जो ज्यादा ध्यान दिया वो है समुदायवादी विचारधारा। तो मैंने कहा समुदायवादी विचारधारा से जुड़े विद्वानों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि समुदायवाद से जुड़े हुए विचारधाराओं ने कि नागरिक समाज पर सर्वाधिक गहन अध्ययन किया है। तो चलते हैं समुदायवादी विचारधारा और नागरिक समाज। समुदायवादी विचारधारा और नागरिक समाज, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, समुदायवादी विचारधारा और नागरिक समाज। तो ये आपको जब पता रहेगा तो आप आसानी से इसका काम कर लेंगे। चलिए साथियों, समुदायवादी विचारधारा और नागरिक समाज। मैंने बताया था कि ये विचारधारा सबसे अधिक नागरिक समाज का अध्ययन करती है, उस पर बल देती है। तो इससे जुड़े हुए मेनली 3 विद्वानों का हम आज गहन अध्ययन करेंगे समुदायवादी विचारधारा में। तो बेसिकली कौन कौन से विद्वान हैं, उसमें से पहले आते हैं
फरीद जकारिया, दूसरे आते हैं रॉबर्ट पुटनम। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। फरीद जकारिया, रॉबर्ट पुटनम और बेंजामिन बार्बर। इनके विचारों को भी अब हमें सुनना है कि बेसिकली क्या क्या कहते हैं, तो वो भी आपको जब पता रहेगा तभी तो आप करेंगे, ठीक है ना। तो फरीद जकारिया कैसे लिखते हैं, तो इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फरीद जकारिया, रॉबर्ट पुटनम तो इसी वे में लिखा जा सकता है। बेंजामिन बार्बर भी आप जानते हैं, इसको भी आप आसानी से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कि बेंजामिन बार्बर भी कहीं ना कहीं समुदायवादी है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली तीन है। सबसे पहले मैं फरीद जकारिया के बारे में आपको बताऊंगा, फिर रॉबर्ट पुटनम के बारे में बताऊंगा और एक बेंजामिन बार्बर के बारे में। तो तीनों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले फरीद जकारिया क्या कहते हैं। फरीद जकारिया ने समुदायवाद की जो परिभाषा दी थी, वही कहीं ना कहीं उन्होंने कैसे दी थी परिभाषा, वो आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो परिभाषा दी थी समुदायवाद की, वो बेसिकली उन्होंने दी थी परिभाषा एबीसी के रूप में। यह समुदायवाद की परिभाषा एबीसी के रूप में देते हैं। आराम से देखना है, यह समुदायवाद की विचारधारा परिभाषा एबीसी के रूप में देते हैं। ए का मतलब तो यहां अरिस्टोटल से है, अरिस्टोटल से है, यानी कि अरस्तु से है। कि अरस्तु ने क्या माना था, अरस्तु ने मानव को सामाजिक प्राणी माना। मानव एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मानव के साथ सहयोग करना चाहता है, ये चीज है। यानी कि ऐसे ही समुदायवादी विचारधारा भी क्या मानती है कि मानव के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ेगा तभी तो नागरिक समाज का निर्माण। तो मैंने बताया था नागरिक समाज की एक प्रमुख विशेषता क्या है, सामाजिक पूंजी है, आपसी विश्वास और सहयोग है। ये सहयोग विश्वास कहाँ से आएगा, जब वो सामाजिक प्राणी है। इसलिए मानव के अंदर ही एकता पाई जाती है, मानव से जुड़ना पसंद करता है। इसलिए कहते भी हैं कि आज नागरिक समाज का पतन होने का मेन कारण क्या है, एक तो उपनगरीकरण या नगरीकरण, शहरीकरण का बढ़ना, दूसरा ये टेलीविजन और इंटरनेट का प्रयोग, क्योंकि आज आदमी अपना अधिक समय इनके साथ व्यतीत कर रहा है, मानव के साथ मानव नहीं जुड़ रहा, तो उसकी जो सामाजिकता है वो खत्म हो गई है, इसलिए नागरिक समाज का पतन हो गया है। अब यहीं से पतन भी सोच लेना, कभी पतन के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप ये नहीं कहना है कि नागरिक समाज के पतन के कारण आपको मालूम नहीं है। देखो साथियों, पतन का सबसे बड़ा कारण यही है जब मानव से बात ही नहीं कर रहा। आज घर में 5 जने हैं, पांचों नेट चला के बैठे हैं अलग अलग, यही पता नहीं किसी को प्यास लगी है, पानी देने को पता नहीं, दूसरा कहाँ बैठा है ये पता नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सामाजिकता पहला लक्षण है समुदायवाद का, और वो कहीं ना कहीं नागरिक समाज का भी आधार बन जाता है। बी का है बॉइलिंग अलोन। अब ये बॉइलिंग अलोन क्या है ये भी मैं बता देता हूं। बॉइलिंग अलोन का मतलब ध्यान रखना है, आज बस अकेले गेंदबाजी कर रहा है, बार बार घर में बैठ के क्रिकेट खेल रहा है, मैं गेंद कर देता हूं, सोशल मीडिया पे भाषण दे रहा है कि मैं फेसबुक पे मैं ये हूं वो हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति से किसी संपर्क नहीं। और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है भाई साहब मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका क्या फायदा है। ये अकेले गेंदबाजी, यानी कि वो पिच में गेंदबाजी नहीं कर रहा, समूह में टीम के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि टीम में गेंदबाजी करेगा तभी तो गेंदबाज है, अकेले गेंदबाजी करने से क्या लाभ है।
तो आज अकेले गेंदबाजी सब कर रहे हैं, लेकिन समूह में एकता के साथ कार्य कोई नहीं कर रहा है। अकेले अकेले सब बोल देंगे, मीडिया पर बोल देंगे, यूट्यूब पर बोल देंगे कि मैं ये मैं वो, लेकिन जब तक जनता से जनता का संपर्क नहीं बढ़ेगा, आपसी इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक वास्तव में समुदायवाद भी नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी नहीं आना, नागरिक समाज भी नहीं आना। तो तीसरी बात जो है, इसका मतलब है अकेले कार्य करने की, अकेले गेंदबाजी या कार्य करना, बस अकेले अकेले बोले जा रहा है। अब साथियों, जब सहयोग करना पड़ता है तो सब मिलकर चलेंगे तभी। सी का मतलब है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी तभी बनेगी जब उनमें विश्वास और हो जाएगा। भाई वो जब समूह में रहेगा और कहीं ना कहीं विश्वास आएगा। तो तीन तत्व बताए थे कि वास्तव में देखा जाए तीनों तत्व सिविल सोसाइटी के भी ये दो महत्वपूर्ण है, कि सिविल सोसाइटी के लिए भी दोनों चीजें चाहिए। तो सी उन्होंने बताया सिविल सोसाइटी। तो समुदायवाद को उन्होंने इसी रूप में परिभाषित किया था कि बेसिकली कि ए अरिस्टोटल यानी कि मानव सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, बी का बाउलिंग अलोन कि अकेले गेंदबाजी नहीं करना है, कि बेसिकली सी का सिविल सोसाइटी। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो एबीसी के रूप में उन्होंने परिभाषित कर दिया। तो उसके बाद हम आगे साथियों आते हैं कि बेसिकली फरीद जकारिया ने तो बता दिया कि सिविल सोसाइटी समुदायवाद का एक अभिन्न अंग है, और चूंकि समुदायवाद के तीन तत्व हैं और ये तीनों तत्व भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कि सिविल सोसाइटी में आपसी विश्वास तभी होगा जब हम बॉलिंग अलोन को छोड़ दें, अकेले काम करना के स्थान पर हम सामूहिक रूप से कार्य करें और सामाजिकता लाएं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद एक जो बहुत ही कह सकते हैं गहन अध्ययन करने वाले विचारक हैं, वो हैं रॉबर्ट पुटनम। अब हम चर्चा करते हैं साथियों, रॉबर्ट पुटनम ने क्या कहा है। रॉबर्ट पुटनम ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट पुटनम ये क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट पुटनम ने क्या कहा। दोबारा से लिख देते हैं, रॉबर्ट पुटनम इन्होंने वास्तव में देखा जाए सबसे गहन अध्ययन किया था। सबसे पहली बात तो इनकी पुस्तकें कौन सी हैं देखते हैं। समुदायवादी विचारक जो रॉबर्ट पुटनम हैं, इन्होंने पहले 1993 में किताब लिखी थी मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। तो इनकी एक पहली रचना थी, बुक थी मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क 1993 की। इसमें इन्होंने क्या किया, क्या क्या लिखा, वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो इन्होंने जो उदारवादी विचारक थे, मूलतः फ्रांसीसी थे, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका किताब भी लिखी थी 1835 में, जिसका सेकंड भाग 40 में भी आया था। डी टाकविले की प्रशंसा की थी इन्होंने, और कहा था डी टाकविले ने अमेरिका में नागरिक समाज के लक्षणों को स्वीकार किया है। तो पुटनम डी टाकविले की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इन्होंने अमेरिका में नागरिक समाज के लक्षणों की चर्चा की। एक महत्वपूर्ण बात तो ये कही इन्होंने। फिर इसके बाद ये आगे क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कहा जहां नागरिक समाज प्रभावी होगा वहीं व्यक्ति की सत्ता होगी और वहीं सहभागी लोकतंत्र बना रहेगा। ठीक है ना। क्या कहा, जहां नागरिक समाज होगा, प्रभावी होगा,
वहीं व्यक्ति की सत्ता होगी और सहभागी लोकतंत्र प्रभावी हो। सहभागी लोकतंत्र प्रभावी होगा। कौन सा प्रभावी होगा? सहभागी लोकतंत्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सहभागी लोकतंत्र तभी गाड़ी चलेगी जब कहीं ना कहीं नागरिक समाज प्रभावी होगा, तभी सहभागी लोकतंत्र भी बढ़ावा मिलेगा, ये कहना। फिर इन्होंने क्या कहा आगे इसी पुस्तक में कि दक्षिणी जो इटली है उसमें कहीं ना कहीं नागरिक समाज का पतन हो रहा है। ये भी इन्होंने कहा इस किताब में कि दक्षिणी इटली में नागरिक समाज का पतन हो रहा है। यानी कि इटली का इन्होंने अध्ययन किया नागरिक समाज का, तो बेसिकली क्या कहा? दक्षिणी इटली में नागरिक समाज का पतन हो रहा है। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं, इनकी सेकंड किताब पर चर्चा करते हैं, जो बेसिकली इनकी किताब है बोलिंग अलोन वाली किताब। वास्तव में पहले लेख था जो 95 में लिखा, 2000 में किताब का रूप दे दिया गया, तो वो भी चर्चा करते हैं। इनकी सेकंड बुक है बोलिंग अलोन, ध्यान रखना क्या नाम है? बोलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। रिवाइवल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो बहुत अच्छे रूप में किताब लिखी कम्युनिटी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे बुक का रूप तो 2000 में दिया गया था, बुक तो ये 2000 की है, लेकिन वास्तव में पहले इन्होंने एक एस्से लिखा था कि ये एस्से के रूप में या लेख के रूप में ये जो है कि 1995 में ही आ गया था, लेख इसका 95 का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुक तो कब दी गई थी? 2000 में लिखी गई थी, लेख कब था? ये 95 का था, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब साथियों हम आगे चलते हैं कि इस किताब में वो क्या क्या कहते हैं, वो भी ध्यान रखना है। इसमें वो चर्चा करते हैं कि 1950 के बाद अमेरिका में नागरिक समाज के प्रभाव में कमी आई है। इस पुस्तक में वो क्या कहते हैं? इस पुस्तक में वह कहते हैं कि 1950 के दशक के बाद अमेरिका में नागरिक समाज के प्रभाव में कमी आई। के प्रभाव में क्या आई है? कमी। कमी आई है, ऐसा बेसिकली कहते हैं। अब प्रभाव में कमी क्यों आई है ये भी चर्चा करते हैं। तो क्योंकि मतदान में कमी हुई है, आपसी विश्वास में कमी आई है, तो ये भी वो बताते हैं। क्यों आई है कमी भाई? क्योंकि एक तो आपसी विश्वास में कमी में कमी आई है, उपनगरीकरण या नगरीकरण अधिक हुआ है, मतदान में कमी आई है, स्वैच्छिक समूहों के प्रभाव में कमी आई है, समूहों की संख्या तो बढ़ी है, कि सदस्य संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कार्यों में कमी।
लेकिन कार्यों में क्या आई है? कमी, क्योंकि वास्तव में आज सभी अपना बॉलिंग अलोन अकेले के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्यों में सक्रियता में कमी आई है। अब साथियों, खाली ढांचा बढ़ने से काम नहीं चलता है, सक्रियता में कमी आई है। किसमें कमी आई है? सक्रियता में। तो चर्चा भी करते हैं कुछ संगठनों की कि वास्तव में देखा जाए तो कहते भी हैं कि आज कुल गेंदबाजों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, परंतु लीग में, समूह में गेंदबाजों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि सामाजिक संपर्क और नागरिक चर्चाओं में कमी आई है। क्या कहते हैं कि कुल गेंदबाजों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, बॉलिंग अलोकन का मतलब ही अकेले गेंदबाजी है, संख्या में तो वृद्धि हुई है। आज फेसबुक और इनके आधार पर देखें तो भाषण देने वाले सोशल मीडिया पर हजारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सड़क पर जो उतरने वाले हैं उस कम ही संख्या मिलेंगे। ये बात कहना चाह रहे हैं, संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु लीग में, समूह में कार्य करने वालों में कमी आई है। में कमी आई, ऐसा बेसिकली कहते हैं रॉबर्ट पुटनम। तो ये बात कहते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों कमी आई है? कहते हैं आपसी संपर्क, सामाजिक संपर्क और कहीं ना कहीं नागरिक चर्चाओं में कमी आई है। कि आपसी सामाजिक संपर्क, आपसी सामाजिक संपर्क और राजनीतिक चर्चाओं में कमी आई है, और राजनीतिक चर्चाओं में कमी आई है। तो ये बेसिकली वो बताते हैं, ये रीज़न है। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो बेसिकली कुछ अमेरिका के स्वैच्छिक समूहों का उल्लेख भी करते हैं। पुटनम ने सियरा क्लब की चर्चा भी की, तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं। रॉबर्ट पुटनम, पुटनम अमेरिका के सियरा क्लब, सियरा क्लब सियरा क्लब की चर्चा भी करते हैं। इनकी चर्चा करते हैं। अब ये सियरा क्लब क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मैं ये भी बता देता हूँ। ये सियरा क्लब वास्तव में पर्यावरण संगठन से संबंधित है। साथियों, वैसे भी अमेरिका के दबाव समूह की चर्चा है तो ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 मई 1892 को हुई थी। 28 मई 1892 में स्थापना। क्लियर है? अब इसके कहता है कि पहले ये 50 राज्यों में फैला भी हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव में क्या आई है? कमी, प्रभाव में कमी आई है। ये बेसिकली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वो चर्चा एक और संगठन की करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्संस, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन। इसकी चर्चा भी करते हैं। कहते हैं इसमें भी देखा जाए कि संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन काम करने वालों में कमी आ रही है। ठीक है, ये भी 1958 में कहते हैं स्थापित हुआ था, लेकिन इसके प्रभाव में भी क्या आ रही है? कमी। तो ये भी एक एनजीओ है अमेरिका का, इसके प्रभाव में भी क्या कहते हैं? कमी आ रही है। अब साथियों, आपको मैं बता देता हूं कि बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो आज जो पतन हो रहा है कहाँ नागरिक समाज का, उसको ये कहते भी हैं रीपॉन्टिंग कॉन्सेप्ट। रीपॉन्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कि नागरिक समाज का जो पतन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये भी क्लियर होना चाहिए।
अब साथियों मैंने आपको रॉबर्ट पुटनम बताया, इसके बाद मैं बेंजामिन बार्बर की भी चर्चा कर देता हूं। अब आप तनाव ना लीजिए, अब काफी हद तक हमने अध्ययन किया है, थोड़ा सा और अध्ययन करना है, लेकिन साथियों ज्ञान तो पूरा होना चाहिए ना। तो बेंजामिन बार्बर, तो बेंजामिन बार्बर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। बेंजामिन बार्बर जो हैं, इन्होंने बेसिकली समुदायवादी विचारक हैं। ये भी कैसे हैं? समुदायवादी। जैसे फरीद जकारिया, रॉबर्ट पुटनम थे, ऐसे बेंजामिन बार्बर भी कम्युनिटेरियन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये भी बेसिकली किताब लिखते हैं, जिहाद वर्सेज मैकवर्ल्ड। इनकी बुक कौन सी है? तो ये किताब, इस किताब में ये बेसिकली कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसको व्यवसाय से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये फ्रांसी फुकुयामा की आलोचना करते हैं, फ्रांसी फुकुयामा की आलोचना करते हैं। और कहते हैं कि नागरिक समाज का व्यवसायिक कंपनियों से उत्थान नहीं पतन होता है, व्यवसाय कंपनियों से पतन होता है, उत्थान नहीं। जबकि फ्रांसी फुकुयामा ने कहीं ना कहीं व्यवसायिक कंपनियों को उत्थान नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों में बेंजामिन बार्बर का तो आपने देख लिया कि बेसिकली ये ऐसी बातें करते हैं। तो कहते हैं वाणिज्यिक समाज से व्यापारिक समुदाय को नागरिक समाज नहीं मानना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या है, जो कॉमर्शियल सोसाइटी है उसको रिजेक्ट कर दिया। कहते इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो सीधा इन्होंने कह दिया कि ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ये बेंजामिन बार्बर ने कहा। तो इनकी बुक भी ध्यान रखना है, इन्होंने फ्रांसी फुकुयामा की आलोचना भी की थी। आगे साथियों हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कहेंगे कि सिविल सोसाइटी का भारत में क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखा जाए भारत में चर्चा करते हैं साथियों, तो भारत में तो शुरू से कहीं ना कहीं चर्चा होती रही है। मैं आधुनिक भारत से शुरू कर देता हूं। कहें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का ही प्रतिनिधित्व, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, ये ऐसे समाज जो वास्तव में सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए बने थे, ये भी कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के विकास का या सिविल सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देख सकते हैं इनकी भूमिका समाज के उत्थान के लिए थी। तो इन्होंने समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास भी किया। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे यहाँ इस तरीके की संस्थाएं जो बनी कहीं ना कहीं नागरिक समाज के केवल ही कार्य कर रही थी। उसके बाद देखें तो हमारे यहाँ जेपी नारायणन महोदय आए। जेपी नारायणन ने दो संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एक तो बेसिकली पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, दूसरा सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ध्यान रखना कि ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इस तरीके से इन्होंने जो काम किया तो वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि पीयूसीएल, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। तो ये तो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी तो उन्होंने वीएम तारकुंडे के साथ मिलकर संगठन बनाया था, तारकुंडे के साथ मिलकर बनाया था। तो ये भी कहीं ना कहीं इनका काम भी वही है जो आज पश्चिम में ये कार्य करते हैं। इसके बाद आधुनिक युग में 91 के बाद देखें तो 91 के बाद जैसे ही हमारे यहाँ वैश्वीकरण आया, राज्य भी कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति की बात करने लगा, तो हमारे यहाँ भी सिविल सोसाइटी के नए रूप का विकास हुआ। सूचना अधिकार आंदोलन में कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं। सूचना अधिकार आंदोलन में
नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अतिरिक्त और भारत में देखना है तो आपको और भी लक्षण दिखाई दे जाएंगे। भारत में जन लोकपाल के समय तब भी सिविल सोसाइटी का एक वृहद रूप जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में देखा गया, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए चिपको एपिको आंदोलन, वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ चिपको आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है भारत में कि कहीं ना कहीं नागरिक समाज किसी न किसी रूप में विकसित हो रहा है, धीरे धीरे नया रूप धारण कर रहा है। अब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी ऐसी बातें, मांगे उठने लगी हैं और नागरिक समाज का गठन होने लगा है। बहुत सारे एनजीओ जो हैं, जो वास्तव में मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य भी करते हैं। जैसे स्वीकी संस्था आरंभक के अधिकार का मांग करती है, इनिशिएटिव रेस्ट की मांग करती है। उसका कहना है कि विधानसभा में और लोकसभा में जनता को भी प्रश्न पूछने का या मांग रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ये आरंभक अधिकार की जो मांग है, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरंभक अधिकार की मांग जी इसी से जुड़ी हुई है। इनिशिएटिव राइट्स की मांग करने वाले इसमें आरंभक अधिकार में क्या मांग की जा रही है, ये भी मैं बता देता हूं। आरंभक अधिकार के तहत मांग की जा रही है कि आम जनता विधानसभा और लोकसभा में अपनी मांगे रख सके। यानी कि जनता को सीधे विधानसभा लोकसभा में मांग रखने के अधिकार को ही आरंभक का अधिकार कहा जाता है। तो ये भी एक मांग की जा रही है सिविल सोसाइटी के रूप में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों, मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं जल्दी से आपको पीपीटी के माध्यम से बता देता हूं कि वास्तव में कि क्या क्या बातें। तो देखिए साथियों, पीपीटी के माध्यम से भी सुन लीजिए कि समाज का, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, समाज का वह भाग जो जनता व्यक्ति से संबंधित है, स्वैच्छिक समूह के रूप में समाज के विकास के लिए कार्य करता है, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, नागरिक समाज। नागरिक समाज मानवीय गरिमा और विकास के लिए सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव डालता है। नागरिक समाज का निर्माण जनता के आपसी विश्वास और सामाजिक पूंजी के आधार पर होता है। नागरिक समाज सरकार और व्यक्ति की मध्यवर्ती संस्था है और जो व्यक्ति के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य करता है। कुछ इसको थर्ड सेक्टर भी, तीसरे क्षेत्र से संबंधित संस्था भी कहते हैं। तो नागरिक समाज की विशेषताएं क्या हैं? स्वैच्छिक संगठन जो जनता और समाज के विकास पर बल देता है, व्यक्ति को साध्य मानते हुए व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा में जीवन पर बल देता है। ये जनता के आपसी विश्वास और सामाजिक पूंजी को महत्वपूर्ण मानता है। ये शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहता है। ये बंधुता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देता है। ये नव सामाजिक आंदोलन और सकारात्मक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो पीयू सेल और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं नागरिक समाज का प्रतीक हैं। भारत के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, तो इनकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप नोट्स कर सकते हैं। पीयूसीएल की 76 की है और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की 78 की है। 1954 से 68 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक समाज अधिकार आंदोलन, प्रजातिवाद, मताधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन, ये सब भी इसी का प्रतीक हैं। अरस्तु का जो यूडेमोनिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी नागरिक समाज के अनुकूल है। नागरिक समाज की अवधारणा से जुड़े हुए आधुनिक विद्वान डी टाकविले, रॉबर्ट पुटनम, बेंजामिन बार्बर, फरीद जकारिया जैसे विद्वान हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ग्रेनियल आमंड, सिडनी बर्बा, फर्डिनेट टोनिज जो हैं, ये बेसिकली गेमनी सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की बात करते हैं।
तो गेमनीसाफ्ट का मतलब है आपसी आंतरिक विश्वास, गेसलसाफ्ट का मतलब है बाह्य समानता, तो गेमनीसाफ्ट को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। नागरिक समाज की अवधारणा का विकास मैंने आपको कि बेसिकली बताया कि सुकरात भी पहले बात कर देते हैं, फिर प्लेटो जो जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, फिर अरिस्टोटल जो यूडियोमोनिया कोइनोनिया की बात करते हैं, फिर सिसरो जो बेसिकली गुड सोसाइटी की बात करते हैं, फिर ज्ञानोदय सोसाइटी में बात आती है, फिर आता है जॉन लोक जो सामाजिक समझौते जैसे विद्वान हैं। तो जॉन लोक ने सर्वप्रथम नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया और इसे राज्य के समान माना, और इसमें इन्होंने बल किस पर दिया था कि मैंने बताया नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ में बल दिया था। हीगल लोक के विचारों की आलोचना करते हैं और ये नागरिक समाज को स्वार्थ पर आधारित क्षेत्र मानते हैं। तो ये वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में पूरा द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। कहते पहले परिवार आया, परिवार के बाद नागरिक समाज और नागरिक समाज के बाद राज्य, और ये नागरिक समाज को कहीं ना कहीं स्वार्थ पर आधारित संस्था मान लेते हैं। आगे देखा जाए एंटोनियो ग्राम्स्की जो इटालियन नव मार्क्सवादी विचारक थे, इन्होंने व्यापक गहन विश्लेषण किया और इन्होंने बेसिकली अधिरचना का एक भाग माना नागरिक समाज को। अधिरचना को दो भागों में बांटा, बल प्रयोग मूलक संरचना, राजनीतिक संरचना। इसमें तो राज्य, सेना, पुलिस को शामिल किया, जबकि वेत्ता मूलक संरचना में वो परिवार, शिक्षण, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं और कहते हैं कि इसमें समाजवाद की स्थापना तभी होगी जब हम प्रति प्राधान्य स्थापित करेंगे। प्रति प्राधान्य के लिए निष्क्रिय क्रांति करनी होगी और इस निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। तो कौन करेगा निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व? जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग। जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे साथियों मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं। डी टाकविले भी अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में लिखते हैं कि अमेरिका में फ्रांस की तुलना में नागरिक समाज आपसी संबंध विश्वास अधिक प्रभावी हैं। तो बेसिकली डी टाकविले भी ऐसी चर्चा करते हैं। तो रॉबर्ट पुटनम फिर बाद में इनकी प्रशंसा भी करते हैं। ये भी मैंने आपको व्यापक चर्चा बता दी है। इसके बाद यूर्जेन हेबरमास जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में कहा कि नागरिक समाज को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं, कहते हैं एक तो विवेचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उद्धारक हित पर बल, और तीसरा कहते हैं क्रियाकलाप पर बल। तो ये तीन चीजें इन्होंने बताई। विवेचनात्मक ज्ञान यानी कि शोषण की जानकारी होना चाहिए, सबके हित के पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पर बल देना चाहिए। हितों की प्राप्ति के लिए भाषा सत्ता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो साथियों आगे देखें, समुदायवादी विचारधारा में मैंने अभी तीनों बताया कि फरीद जकारिया तो समुदायवाद को एबीसी के रूप में परिभाषित करते हैं। ए का मतलब अरिस्टोटल सामाजिक प्राणी, बॉलिंग अलोन का मतलब अकेले गेंदबाजी नहीं करना, सी का मतलब है सिविल सोसाइटी। तो वास्तव में फरीद जकारिया के बाद रॉबर्ट पुटनम के बारे में मैंने आपको अभी चर्चा की कि वो दो किताबें, अपना मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क और साथ में दूसरी जो पुस्तक है कि बॉलिंग अलोन में व्यापक चर्चा करते हैं और इसमें डी टाकविले की प्रशंसा करते हैं पहली पुस्तक में मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क में, और साथ में कहते हैं कि दक्षिणी इटली में नागरिक समाज का क्या हो रहा है? पतन। तो ये नागरिक समाज के लिए सामाजिक पूंजी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इनकी पुस्तक जो है पुटनम की, वो दूसरी पुस्तक भी ध्यान में आपको रखनी है। दूसरी पुस्तक मैंने बताई थी इनकी, कौन सी है? बॉलिंग अलोन वाली। तो बॉलिंग अलोन में वो अमेरिकी समाज के पतनों के कारणों का व्यापक चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं बेंजामिन बार्बर की। बेंजामिन बार्बर भी बेसिकली नागरिक समाज पर बल देते हैं और ये बेसिकली इनकी किताब जो है जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड है, जिसमें वो कहते हैं कि आज नागरिक समाज का पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन। और ये बेसिकली फ्रांसी फुकुयामा की आलोचना करते हैं, क्योंकि फ्रांसी फुकुयामा ने एमएनसी कंपनी या व्यवसाय को नागरिक समाज का भाग मान लिया था। तो ये कहते हैं नहीं, कि जो कॉमर्शियल कम्युनिटी है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो ये इन्होंने बात की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटी छोटी बातें आज पता रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप जब सारी बातें ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से। साथ में मैं पार्थ चटर्जी का एक कथन भी बता देता हूं कि पार्थ चटर्जी भी कहते हैं कि धीरे धीरे आज नागरिक समाज का पतन हो रहा है। ये बात सत्य है साथियों कि जैसे जैसे
उपनगरीकरण, इंटरनेट और ऐसी चीजें आ रही है कि मानव को जो मानव से अलग हो रहे हैं, तो उससे सिविल सोसाइटी के प्रभाव में कमी आएगी। ये हम सभी बुद्धिजीवियों को सोचना है। हमें अधिक से अधिक एक दूसरे से वार्ता करनी है, संपर्क करना है और मेल मिलाप रखना है और सामूहिक कार्रवाई के रूप में कार्य करना है। तभी हमारे यहाँ नागरिक समाज भी बन पाएगा और लोकतंत्र भी मजबूत हो पाएगा और मानव जाति का विकास हो पाएगा। तो इसी के साथ साथियों मैं इस क्लास से विदाई चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।